आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 26 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सीरीज हमारी चल रही है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपको सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे। एग्जाम रेलेवेंट ये करंट अफेयर हैं, मतलब केवल बढ़िया न्यूज़ हैं, कोई भी कचरा फालतू के फिलर्स वाली न्यूज़ नहीं है। और आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, आपके रिवीजन में आसानी होगी। बाकी आपको सेशन अच्छा लगे तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मैंने कल आपसे सवाल पूछा था और उनका जवाब कुछ बच्चों ने दिया है और डिटेल में दिया है, जो कि देख करके काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में भी जाएंगे तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस जवाब से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने सवाल पूछा था कि रेगुलेटरी बॉडी जो आरआरबी की है वो कौन सी है। बहुत सारे बच्चे नाबार्ड आंसर कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका सही जवाब क्या है? आरबीआई। जितने भी बैंक हैं सबकी रेगुलेटरी बॉडी तो आरबीआई ही है, और सुपरविजन के लिए नाबार्ड को बनाया गया है, क्योंकि आरबीआई इतना ध्यान नहीं रख सकता है हर एक बैंकों पे, तो इसलिए एक अलग से संस्था बनाई गई नाबार्ड नाम से, जो सुपरवाइज करती है आरआरबीज को। तो रेगुलेटरी आरआरबी है, सुपरवाइजरी बॉडी कौन सी है? नाबार्ड है। ध्यान रखिएगा, आप डिटेल में देख सकते हैं, आंसर बच्चों ने दे रखे हैं। एक और सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है, तो उसका भी जवाब क्या है कि 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी बैंकिंग ओम्बड्समैन का टेन्योर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का क्या सवाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर डैश डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ऑन 24 जून 2024 डिक्लेयर्ड डैश एज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। मतलब कहाँ के गवर्नर ने ये बताया है कि उनका जो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एलजी हैं, तो इसका मतलब ये यूनियन टेरिटरी होगा। तो यूनियन टेरिटरी कहाँ की फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव कर चुकी है? तो इसका सही जवाब है, अगर आपको ये भी पता हो कि बी.डी. मिश्रा कहाँ के गवर्नर एलजी हैं, तो इसका सही जवाब है लद्दाख। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये जो फुल फंक्शनल लिटरेसी है, इसको लेकर के एक मिशन चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिससे ये फुल फंक्शनल लिटरेसी आई है। बात करते हैं इसकी। तो ये मिशन कौन सा है? तो ये है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो जो पहले होता था ना एडल्ट लोगों के लिए कि किसी उम्र में आप पढ़ें और आगे बढ़ें ऐसे करके, तो उसी को यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया गया है। अब इसका नाम उल्लास रखा है। उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है उल्लास की। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और कब से स्टार्ट हुई है? 2022 से, और कब तक चलेगी? 2027 तक, अगर एक्सटेंशन नहीं मिला तो, जो कि उम्मीद है मिलेगा। तो अभी इसको शुरुआत के सालों के लिए रखा गया, 5 साल के लिए। देखा जाएगा कैसे इसकी परफॉर्मेंस है, और जहाँ तक ऐसे लग रहा है कि परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी चल रही है। उल्लास नाम से एक ऐप भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसी स्कीम से रिलेटेड है वो। अब इस स्कीम की अगर बात करें, लिखा है कि ये जो स्कीम है, ये जो गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई थी, उसी के आधार पे ये काम करती है, और ये एम्पावर करती है ऐसे एडल्ट्स को जिनकी उम्र 15 साल या उससे ऊपर है, और वो किसी भी वजह से ज़िंदगी में आगे पढ़ नहीं पाए और लिटरेसी नहीं प्राप्त कर पाए, तो उनको लिटरेट करने के लिए ये स्कीम काम करती है। इस स्कीम के 5 कंपोनेंट्स हैं। सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ाने लिखाने पे ही ध्यान है, इसके 5 कंपोनेंट हैं। पहला क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी, मतलब बेसिक आपको पढ़ना और लिखना आ जाए। फिर न्यूमरेसी, मतलब आपको नंबर की नॉलेज या बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं वो पता चलें। क्रिटिकल लाइफ स्किल प्राप्त हो, बेसिक एजुकेशन मिले, कोई वोकेशनल स्किल हो, और उसके बाद कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन की अगर एजुकेशन बीच में छूट गई हो तो वो भी इसी स्कीम के तहत आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। तो ये इसके 5 कंपोनेंट हैं स्कीम के। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम हो सकती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, कंपोनेंट भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में बताया है। और ये तो याद ही रखिएगा कि लद्दाख जो है फुल फंक्शनल लिटरेसी प्राप्त कर चुका है, इसका मतलब वहाँ पे 97% प्लस लिटरेसी रेट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड द लैंडमार्क डैश कॉन्ट्रैक्ट इन न्यू दिल्ली। कि मतलब ये जो IDX है, इसने कितने नंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया हुआ है। ये जो IDX है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है। इसमें अलग अलग तरह के चैलेंजेस दिए जाते हैं, और फिर उसको लेकर के जो उसके मतलब परिणाम निकलते हैं उसके आधार पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं।
तो इसका अगर बात करें तो इसका जो 150th कॉन्ट्रैक्ट था वो 2022 में था, और आने वाले अब देखेंगे कि आप 2022 से अभी 2 साल भी नहीं हुए होंगे, ये 350वें कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंच चुका है। मतलब ये 350th कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन किया है। किसके साथ साइन किया है और क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम के स्टार्टअप के साथ या कंपनी के साथ। किसके लिए? टू डिज़ाइन एंड डेवलप मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट। मतलब कोई सैटेलाइट होती है उसका एक बहुत मतलब एक पूरा फंक्शनल वर्जन होगा, बड़ा फंक्शन वर्जन होगा, उसी को अगर हम छोटा कर दें और फंक्शनैलिटी वही रहे तो मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट होगी, कैपेबल ऑफ कैरिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिंथेटिक अपर्चर रेडार एंड हाइपर स्पेक्ट्रल पेलोड अप टू 150 केजी। तो इसके डेवलपमेंट के लिए कि 150 केजी के पेलोड तक के ये सारे जो पेलोड हैं वो ले जा सके, मिनिएचराइज सेटेलाइट हो, उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये या फिर ये जो चैलेंज है इस बार का किसके द्वारा दिया गया था? तो ये था इंडियन एयरफोर्स। मतलब एयरफोर्स की ज़रूरतों को पूरा करेगा और ये सही तरीके से हो जाता है। तो बात करें अगर IDX की, तो ये करंटली इसके साथ 400 से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स और MSMEs हैं वो करंटली इंगेज्ड हैं। 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऑर्डर अभी तक ये दे चुका है। कौन? ये मतलब इसको दिया जा चुका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, IDX से जो रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उनकी। तो इसलिए मैं कह रहा था काफ़ी सफल इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको पता होगा कि इनके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, मतलब बहुत सारे ये राज्य मंत्री हैं। तो अगर इनका पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो बहुत सारे मंत्रालय आपको मिलेंगे। तो इन्होंने क्या बताया है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 70% तक बढ़ जाएगा। कब तक? अगले कितने सालों में इंडिया की न्यूक्लियर पावर जनरेशन, जितनी बिजली हम उत्पन्न करें न्यूक्लियर पावर से, वो 70% इंक्रीज हो जाएगी। तो ये टारगेट रखा गया है 5 साल का। अगले 5 साल में जो कैपेसिटी है वो 70% बढ़ जाएगी। तो वर्तमान समय में बात करें तो भारत के पास 7.48 गीगावाट इलेक्ट्रिकल की जो पावर है वो जनरेट हो रही है। यहाँ पे आवर नहीं, ये इलेक्ट्रिकल होता है। अब आने वाले 5 सालों में ये 13.08 गीगावाट इलेक्ट्रिकल पावर ये हो जाएगी 2029 तक, ऐसा टारगेट रखा गया है। और ये भी बताया गया है कि 7 नए रिएक्टर्स भी भारत को मिल जाएंगे, एडिशन ऑफ 7 न्यू रिएक्टर्स। अगर हम बात करें इंडिया में कितने फंक्शनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स अभी हैं, वर्तमान समय में काम कर रहे हैं, तो ये है 24 फंक्शनल ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। 7 भारत के शहरों में ये काम कर रहे हैं। रिएक्टर्स, एक अगर पावर स्टेशन होगा न्यूक्लियर का तो उसके अंदर बहुत सारे रिएक्टर्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पावर प्लांट और रिएक्टर एक ही चीज़ नहीं है। एक ही मतलब जैसे तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है ना, तो इसके अंदर कई सारे रिएक्टर्स होंगे। तो अगर हम बात करें कितने पावर स्टेशन हैं भारत में, या जो 7 की बात करी जा रही है, तो एक तो तारापुर हो गया। इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो तारापुर है, महाराष्ट्र में है ये, और USA की हेल्प से इसको बनाया गया था। फिर है हरियाणा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोरा ये यूपी में है, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। तो ये पावर स्टेशन है जो फंक्शनल हैं। अभी कुछ और पावर स्टेशन है, जैसे एक आपने नाम सुना होगा जैतापुर का, जो कि किसके साथ पार्टनरशिप में बनाया जा रहा है? फ्रांस के साथ पार्टनरशिप में या कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है। तो जैतापुर का जो पावर प्लांट है बन रहा है, इसकी जो अगर जब ये पूरी तरीके से फंक्शनल होगा तो इसकी जो कैपेसिटी होगी 9 पॉइंट समथिंग गीगावाट इलेक्ट्रिकल की होगी। मतलब अभी जितना हमारी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा सिर्फ इसी प्लांट से आने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है कि जब फंक्शनल हो जाएगा तब बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज का जो हमारा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए उस पर होगा। अगले पे बात करते हैं, लिखा हुआ है कौन से बैंक ने सरकार को 6,959 करोड़ का जो डिविडेंड है वो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया है। तो डिविडेंड क्या होता है और ये किस बैंक ने दिया है? इतना पैसा सरकार को कोई छोटी रकम नहीं है। तो ये जो पैसा है दिया गया है किसके द्वारा? SBI के द्वारा। बी वाला ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट है ना। RBI देगा तो भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा लेंडर है SBI, उसने मतलब ऐसा नहीं केवल SBI ने दिया है, और भी बैंकों ने दिया, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है, और भी कई सारे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उन्होंने दिया, लेकिन वो रकम जो है छोटी है ना। लेकिन SBI की रकम क्या है? सबसे बड़ी है भाई, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी का हुआ है, सबसे बड़ी रकम इसने सरकार को ट्रांसफ़र करी है। तो बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है।
डिविडेंड का मतलब ऐसे समझिए कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, मान लीजिए किसी कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें जितने भी हिस्सेदार होंगे, भाई प्रॉफिट में ही तो सबकी हिस्सेदारी होती है, तो जितने हिस्सेदार होंगे सबको कंपनी बराबर पैसा बांट देगी, है ना। तो इसी को कहा जाता है डिविडेंड देना, मतलब प्रॉफिट की हिस्सेदारी देना किसी को जो कि आपका शेयर होल्डर है। तो भाई एसबीआई की शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के 56 पॉइंट समथिंग परसेंट की शेयर होल्डिंग है, मतलब इतने ज़्यादा शेयर हैं गवर्नमेंट के पास। तो एसबीआई ने 2023-24 में हर शेयर पे 13.7 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। मतलब अगर आपके पास एसबीआई के 10 शेयर हैं तो आपको डिविडेंड के तौर पे 137 रुपये मिलेंगे पर शेयर के हिसाब से। तो 2023-24 में एसबीआई का अगर प्रॉफिट देखें, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, तो वो था 67,085 करोड़ रुपीस का, तो इतना प्रॉफिट था, उसी में से हिस्सेदारी दी गई है। तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा शेयर हैं तो गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा जो डिविडेंड है वो प्राप्त हुआ है। आपके पास जितने शेयर होंगे तो आपको भी मिला होगा। ऐसा नहीं सिर्फ एसबीआई ने गवर्नमेंट को दिया है, जिसके पास भी एसबीआई के शेयर होंगे सबको दिया होगा। लेकिन भाई गवर्नमेंट को दिया गया जो शेयर है वो सब, मतलब जो डिविडेंड है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। बात करें एसबीआई के चेयरमैन की तो वो कौन है, दिनेश कुमार खारा हैं। यहाँ पे स्टार क्यों लगा हुआ है, स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसके जो चेयरमैन हैं वो बदलने वाले हैं, मतलब इनके रिटायरमेंट की डेट आ रही है और इसको लेकर के एक मीटिंग भी हो चुकी है कि एसबीआई के नए चेयरमैन कौन हो सकते हैं। जो प्रस्तावित नाम है उस पर चर्चा हो चुकी है, आने वाले समय में आपको इस पर अपडेट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुज त्यागी को नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है, किसका, तो ये बने हैं एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस की। तो ये एक प्राइवेट संस्था है, वो सरकारी है नहीं, लेकिन फिर भी एमडी सीईओ बने हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अनुज त्यागी बने हैं एचडीएफसी एर्गो के जनरल इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस का मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिरिजा सुब्रमण्यम अपॉइंट करी गई हैं नई सीएमडी, किसकी, तो नई सीएमडी बनी भाई एचडीएफसी एर्गो की तो होगी नहीं, तो ये हैं सी न्यू इंडिया एश्योरेंस की सीएमडी बनी है। और इसी वजह से ये वाला जो अपॉइंटमेंट है ये हो जाता है खास, है ना, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। साथ ही साथ अगर हम न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें तो सबसे बड़ा नॉन लाइफ इंश्योरर है इंडिया में ये, तो इसकी ये बन गई हैं ये नई सीएमडी। अगर हम बात करें नई, जो मैंने कहा बिगेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, 1919 में सर दोराबजी टाटा ने इसकी स्थापना करी थी और 1973 में इसको नेशनलाइज किया गया था, जीआईसी, आपको पता होगा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीआईसी। तो पहले जीआईसी की ना ये सब सब्सिडरी हुआ करती थी, 4 सब्सिडरीज थी, एनआईसीएल और थी ओरिएंटल, एक ये था नेशनल इंडिया एश्योरेंस, और एक और था, वो कौन सा था, यूनाइटेड इंडिया। तो ये सब्सिडरीज हुआ करती थी जीआईसी की 4। तो क्या हुआ कि 2003 के बाद जीआईसी तो री इंश्योरर बन गया था पहले भी, तो 2003 के बाद इनकी सब्सिडरीज को जीआईसी से अलग कर दिया गया, तब इन सब कंपनियों का अपना अलग से अस्तित्व आ गया। जीआईसी क्या बन गया, री इंश्योरर बन गया, है ना। तो ये उसकी सब्सिडरीज हुआ करती थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मुंबई में है, और सीएमडी तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला सवाल, इंडियन आर्मी ने ओपन किया है खालूबार वॉर मेमोरियल, कहाँ पे, टूरिस्ट के लिए। तो टूरिस्ट के लिए इसको ओपन किया गया है लद्दाख में, बी वाला ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है ना, लद्दाख में ओपन किया गया है। अभी जो खालूबार वॉर मेमोरियल है ये क्यों ओपन किया गया है, क्या है इसकी खासियत, तो वो समझें कि ये जो खालूबार वॉर मेमोरियल है ये ट्रिब्यूट है उन हीरोज़ के लिए जिन्होंने कारगिल वॉर में अपनी जान गंवाई और बहुत बहादुरी से लड़े, तो उनके लिए ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है और अब टूरिस्ट के लिए से खोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि इंडिया की 25th एनिवर्सरी आने वाली है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की, तो ये प्री जो सेलिब्रेशन है ना उसका पार्ट है, इसको खोला गया है। कारगिल वॉर आप सब लोगों को पता होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जब पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लोग थे या घुसपैठिए थे वो भारत की कारगिल पे अवैध कब्जा कर लिए थे। एक नॉर्मल जो लोग होते हैं ना वहाँ के कश्मीर या लद्दाख के, उनकी वेशभूषा में आए थे, चरवाहे बन करके कब्जा कर लिया था उन्होंने, तो उसको लेकर के वॉर छिड़ी थी। मई से लेकर के जुलाई 1999 तक ये वॉर थी और इसमें इंडिया की जो विक्ट्री हुई थी और इंडिया ने फिर से पोजीशन इसका रीगेन कर लिया था कारगिल का। इस कारगिल वॉर से रिलेटेड 3 ऑपरेशंस हैं जिनकी चर्चा आपको या फिर चर्चा देखने को मिल जाएगा, पूछा जा सकता है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो कि इंडियन एयर फोर्स ने चलाया था, और एक था ऑपरेशन तलवार जिसको इंडियन नेवी ने चलाया था, है ना। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं जो इसी से रिलेटेड हैं। अगला सवाल देखते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस ने लिस्ट ऑफ शेम में
किस लिए? फॉर ग्रेव वायलेशन अगेंस्ट चाइल्ड इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इसके लिए इस देश की जो सेना है उसको इस लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया है। अभी तक नहीं किया था लेकिन अब कर दिया है। तो ये कौन सा देश है? रशियन आर्म्ड फोर्सेज है, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद अल कुद्स ब्रिगेड है, या फिर हमास की जो फोर्स है वो, या फिर इजराइल की आर्मी जो फोर्स है वो। तो इसका सही जवाब है ये तीनों, है ना। इन तीनों को शामिल किया गया है और इसी के साथ जो ज़्यादा फोकस है वो किस पे है? इजराइल आर्म्ड फोर्सेस पे है कि इनको पहली बार ऐसा शामिल किया गया है, मतलब एक देश है। पैलेस्टाइन को भी ऐसा पहली बार शामिल किया गया है कि इन्होंने जो चिल्ड्रन हैं उनके खिलाफ, मतलब अपना लड़ाई लड़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके खिलाफ भी इनका ग्रेव वॉयलेशन जो है देखने को मिला। बहुत सारी न्यूज़ आप देखते होंगे कि कहीं हॉस्पिटल पे बम गिर रहा है जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, स्कूल पे गिर रहा है, तो इस सब चीज़ों को लेकर के तो ये पहली बार शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करें रशिया की, तो इसको 2023 में शामिल किया गया था। ये भी हैं इसी लिस्ट में 2023 में, यूक्रेन पे जो बमबारी कर रहे हैं उसकी वजह से। लिखा हुआ है डैश एंड फ्रांस स्पेस साइंस सैटेलाइट स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर लॉन्च्ड सक्सेसफुली। कि कौन से देश ने फ्रांस के साथ मिलकर के SVOM सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और ये सैटेलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या? आप सोचेंगे इंडिया है क्या? नहीं, इसका सही जवाब है डी। ये बहुत ही चौंकाने वाला है कि चाइना और फ्रांस जो है स्पेस मिशन में कोलैबोरेट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए चौंकाने वाला होगा इसलिए इसको रखा भी है। ये जो SVOM सैटेलाइट है ना, ये कैसी सैटेलाइट है? ये बात करें तो लिखा हुआ है कि मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट है इन द वर्ल्ड फॉर मल्टी बैंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ गामा रे बर्स्ट। जो गामा रे बर्स्ट होता है, मतलब बहुत ही हल्का सा आपको उसकी झलक देखने को मिलेगी, या जो एनर्जी होगी बहुत हल्की मिलती है, लेकिन उसको कैप्चर अगर आप कर पाएँ तो उसके लिए सैटेलाइट बनाया गया है मल्टी बैंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जर्वेशन के लिए, तो इसीलिए इसको बनाया गया है। चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और फ्रांस की क्या है? द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, जिसका फ्रेंच में नाम ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ डैश बैंक ऑन 25 जून 2024 क्रॉस्ड 100 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये $100 बिलियन मार्क को क्रॉस करने वाला कौन सा बैंक बना है? तो ये है डी वाला ऑप्शन, ICICI बैंक। तो ICI ने $100 बिलियन का मार्क क्रॉस कर दिया। इसको लेकर के बहुत सारी और चीज़ें आपको समझनी होंगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब समझते हैं? मतलब इसका ये होता है कि इस कंपनी ने, जैसे ICI हो गया, कोई भी कंपनी, जितने इसके शेयर हैं मार्केट में जिसको ट्रेड किया जा रहा है, पब्लिकली अवेलेबल हैं, उनकी अगर हम टोटल मार्केट वैल्यूएशन पे कीमत निकालेंगे तो वो $100 बिलियन के मार्क तक पहुंच चुकी है ना। तो अगर हम बात करें तो ICI भारत का छठा ऐसी इंडियन कंपनी बनी है जिसने इस माइलस्टोन को हिट किया है। सबसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्फोसिस जो है वो भी इस लिस्ट में आता है। इससे पहले 5 कंपनियां थी। इन्फोसिस कब हिट किया था इसने? 2021 में, लेकिन इसके बाद से ये हट गया है। वर्तमान में इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 100 या 75 या 76 के आपके बिलियन के आसपास ये चलता है, लेकिन अभी इसका 100 में नाम नहीं है। लेकिन बाकी जो कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, टाटा की TCS हो गई, HDFC हो गई, भारतीय एयरटेल, ये सब 100 बिलियन क्रॉस वाली कंपनी अभी भी हैं। अब ICI भी इसमें पहुंच चुका है। जब ICI ने $100 बिलियन का मार्क क्रॉस किया तो उसने स्विट्जरलैंड की जो UBS है बैंक है, इसको जो है इसको क्रॉस करते हुए दुनिया की 18वीं मोस्ट वैल्यूएबल लेंडर ये बन चुका है ना, इस मार्क को क्रॉस करने के बाद। वहीं अगर बात करें ICI के हेडक्वार्टर की तो मुंबई में है। चेयरमैन इसके कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और MD CEO कौन है? संदीप बख्शी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा गया है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई AmCham डैश हैज इमर्ज्ड एज नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट। कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट का जो नंबर 1 डेस्टिनेशन बना है वो कौन सा बना है? एक रिपोर्ट निकाली AmCham ने, तो ये बना है USA। बी वाला ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। और अगर हम बात करें तो लिखा है US अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट एक्सीडिंग $2.8 बिलियन ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। लिखा हुआ है डैश हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इंडिया की कौन सी बनी है। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था UCCN के बारे में, है ना, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो इसमें जो है 2 सिटीज़ हमारी इस लिस्ट में आई थी इस बार। एक म्यूजिक के कैटेगरी में ग्वालियर और दूसरी थी लिटरेचर की कैटेगरी में कौन सी? कोझिकोड। लेकिन ये उससे अलग है, ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है।
अगर हम बात करें कौन सी सिटी बनी है तो ये है श्रीनगर, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और यूसीसीएन ने पहले इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है क्राफ्ट सिटी के तौर पे, कौन से साल में, तो ये साल है 2021। तो यूसीसीएन में इसने 2021 में स्थान बनाया था, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में इसने अब 2024 में स्थान बनाया है। क्या भारत की पहली सिटी है? नहीं, इससे पहले जयपुर, मलापुरम, मैसूर, इनको भी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पे, है ना। और ये इंडिया की चौथी सिटी बनी है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, जो कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया है। अब हम बात करते हैं कुछ वन लाइनर की, जैसे कि ये सवाल आपका आरबीआई से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आरबीआई ने डेटा बेस ऑन इंडियन इकोनॉमी का जो यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसे चेंज कर दिया है। अब ये चेंज होकर के क्या हो गया है, data.rbi.org.in हो चुका है। पहले इसका जो यूआरएल था वो DBIE से स्टार्ट होता था, अब ये डेटा से स्टार्ट होगा। फिर दूसरी जो न्यूज़ है वो क्या है कि इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन एंड वन ऑफ द इन्वेंटर्स ऑफ द डकवर्थ लुईस एंड स्टर्न मेथड, फ्रैंक डकवर्थ, इनकी डेथ हो गई है 84 की एज में। ये किससे रिलेटेड है? जिन बच्चों को नहीं पता है, ये क्रिकेट जो होता है गेम, उससे रिलेटेड है। तो क्रिकेट के गेम में आपने देखा होगा डीएलएस मेथड का इस्तेमाल होता है। अभी जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ये कब इस्तेमाल होता है? जब किसी भी वजह से, खास तौर पे बारिश की वजह से गेम रुक जाता है, तो उस समय जब समय आपके पास कम बचता है, तो उस समय की भरपाई को या सही समय पे गेम ख़त्म हो सके, उसके लिए जो दोनों टीम के स्कोर्स हैं या फिर जो बची हुई गेंद हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए ये नियम लगाया जाता है। डीएलएस मेथड इसे कहते हैं। तो इसी डीएलएस में जो डकवर्थ हैं उनकी अब डेथ हो चुकी है। फिर थर्ड न्यूज क्या है कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है कि कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन एंड हेट स्पीच, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स निकाले हैं। 5 प्रिंसिपल्स हैं, आप डिटेल में अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। उनका टाइटल क्या दिया है वो देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी। इस टाइटल से इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स निकाले हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन या हेट स्पीच को कॉम्बैट कर सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ें हैं, ये भी आप जान के रखिए। अब हम बात करते हैं बैंकिंग और स्टैटिक जीके की। तो बैंकिंग अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है कि मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट की एफडी के लिए मिनिमम अमाउंट क्या होता है। इसको लेकर के एक सवाल मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था क्लास में कि एफडी के लिए मिनिमम डेज क्या होने चाहिए, कि इससे कम की एफडी नहीं खुलती है। तो उसका क्या जवाब था सही, 7 डेज। लेकिन अगर हम बात करें मिनिमम अमाउंट की तो ये कन्फ्यूजिंग है ना, क्योंकि कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जैसे पीएफ वगैरह होगा 500 पे मिनिमम होता है, लेकिन एफडी क्या है 1000। बी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है कि 1000 रुपये से आप एफडी ओपन करते हैं, उससे नीचे एफडी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बैंकिंग में कासा का मतलब क्या होता है। ये टर्म आप बहुत सुनेंगे, खास तौर पे जब आप बैंकिंग से रिलेटेड सवाल को देखेंगे या करंट अफेयर को देखेंगे। अगर आप बैंक में काम कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कासा का मतलब क्या होता है। कासा स्टैंड्स फॉर, तो इसका मतलब होता है करंट एंड सेविंग अकाउंट्स। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। कभी भी बैंक की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो हम कासा की बात करते हैं कि भाई कासा उसका कितना है, डिपॉजिट कितना है, मतलब उसके करंट और सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट आखिर है कितना वो बढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सेविंग्स अकाउंट कैन बी डिटरमाइंड बाय, कि जो मिनिमम बैलेंस है वो किसी सेविंग अकाउंट में कितना होना चाहिए, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है ना। कैन बी की जगह इज यहाँ पे कर दीजिए, इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो इसका आपको जवाब देना है कमेंट करके। आप कमेंट करके बताइएगा, जो सही जिनका जवाब सही होगा उनके नाम यहाँ पे दिखाऊंगा कल की क्लास में। मैं थोड़ा सर्च कर लीजिएगा और ध्यान से इसको बताइएगा कौन ये डिसाइड करता है कि आपके अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं कि इनमें से कौन सा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रशियन कोलेबोरेशन से बना है। जैसे मैंने तारापुर के बारे में बताया था ना कि यूएसए के कोलेबोरेशन से बना है, वैसे रशियन कोलेबोरेशन से बनने वाला है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है ना। तो ये बना हुआ है रशियन कोलेबोरेशन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है। तो काकरापार स्थित है डी ऑप्शन, गुजरात में, डी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आपके पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। खास तौर पे अगर हम जैसे यहाँ पे काकरापार की बात कर रहे हैं, जैसे पीछे क्या था, जैसे तारापुर मैंने मद्रास, आपको पता ही चल रहा है। कैगा की बात करें तो कैगा आपका आता है कर्नाटका में, है ना। तो कर्नाटका में कैगा आता है।
ये मैंने काकरापार आपको बता ही दिया। इसी तरह आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके लोकेशंस कौन से स्टेट में हैं ये भी आप याद कर सकते हैं। ओके, अभी अगर हम बात करें सबसे लेटेस्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं 2024 में, जो 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो ऑपरेशनल हुए हैं, वो काकरापार में ही हुए हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स ज़रूर बताएं। आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी उससे। और आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वहाँ पर इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।